दोस्तों आदाब। आज की समरी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी का वो हिस्सा जब उन्होंने नासा में काम किया, भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया और प्रोफेसर विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारतीय स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। आइए इस सफ़र को आसान भाषा में सुनते हैं। कलाम साहब कहते हैं कि उन्होंने नासा के लैंगले रिसर्च सेंटर में काम शुरू किया। ये एक ऐसा सेंटर था जहां एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता था। वहां लगी एक मूर्ति उन्हें आज भी याद है। एक रथ चालक 2 घोड़े चला रहा था। एक घोड़ा वैज्ञानिक रिसर्च और दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को दिखाता था। यानी असली प्रगति तभी होती है जब रिसर्च और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। इसके बाद वो गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर गए, जहां से ज़्यादातर सैटेलाइट्स को मैनेज किया जाता था। वहां से वेलोप्स फ्लाइट फैसिलिटी गए। वहां उन्हें एक पेंटिंग दिखी जिसमें एक जंग का दृश्य था और रॉकेट उड़ रहे थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये टीपू सुल्तान की फौज थी जो अंग्रेजों से लड़ रही थी। कलाम साहब को गर्व हुआ कि नासा ने भारत के हीरो टीपू सुल्तान को रॉकेटरी के हीरो के तौर पर याद रखा है। अमेरिकी लोगों के बारे में उनका तजर्बा ये था कि वो मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उनका सीधा सामना करते हैं। यही वजह है कि वो तरक्की कर पाए। उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट भी याद किया, जो बातें हमें चोट पहुंचाती हैं वही हमें सिखाती हैं। भारत लौटने के तुरंत बाद 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ जिसका नाम था नाइक अपाची। इसे नासा ने बनाया था लेकिन भारत में असेंबल किया गया था। चर्च की इमारत को लैब बना लिया गया था। जब रॉकेट को लॉन्च पैड पर रखा जा रहा था तो क्रेन खराब हो गई। उस समय सब ने मिलकर अपने हाथों से रॉकेट को उठाया और लॉन्च पैड पर रखा। ये वाकई यादगार पल था। इस लॉन्च में कलाम रॉकेट इंटीग्रेशन और सेफ्टी के इंचार्ज थे। उनके साथ ईश्वरदास ने अहम भूमिका निभाई। लॉन्च कामयाब रहा और सबको गर्व महसूस हुआ। इसी दौरान उन्हें अमेरिका से खबर मिली कि राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई है। ये सबके लिए हैरान करने वाला और दुखद वाकया था। इसके बाद प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने अपनी टीम को समझाया कि भारत को अब खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने होंगे। उनकी सोच बहुत बड़ी और साफ थी। वो छोटे छोटे काम भी करवाते थे जो बाद में आपस में जुड़ जाते थे। एक तरफ वो SLV की बात कर रहे थे और उसी समय कलाम से रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम पर काम करने को भी कह दिया। उनकी नज़र दूर तक देख सकती थी। साराभाई का तरीका ये था कि वो नए नए प्रयोग करते रहते और युवा वैज्ञानिकों को मौका देते। उनकी मौजूदगी से टीम में जोश आ जाता और लोग दिन रात काम करने लगते थे। आहिस्ता आहिस्ता थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बन गया। इसमें अमेरिका, फ्रांस और रूस की मदद भी थी। लेकिन साराभाई का सपना साफ था, भारत को अपना स्पेस प्रोग्राम खुद खड़ा करना है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। इसके बाद शुरू हुआ रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम। पहला रोहिणी रॉकेट बहुत छोटा था, 32 किलो का मोटर और सिर्फ 7 किलो का पेलोड। बाद में बड़े रॉकेट बने जो 100 किलो से ज़्यादा पेलोड 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाते थे। इससे भारत को अपने प्रोपेलेंट फ्यूल और रॉकेट पार्ट्स बनाने की क्षमता मिली। बाद में प्रोपेलेंट फ्यूल कम्प्लेक्स और रॉकेट प्रोपेलेंट प्लांट भी बने। कलाम साहब कहते कि ये सब असल में टीपू सुल्तान के अधूरे सपनों की पुनर्जीवित कहानी थी। 1799 में जब टीपू सुल्तान शहीद हुए तब अंग्रेज़ों ने उनके 700 से ज़्यादा रॉकेट और टेक्नोलॉजी ले ली और अपने देश में रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसे आगे बढ़ाया। भारत में 150 साल तक रॉकेटरी रुक गई। 20वीं सदी में ये सपना दोबारा जिंदा हुआ। पंडित नेहरू की सोच और प्रोफेसर साराभाई की मेहनत से। दोनों का मानना था कि अगर भारत को दुनिया में इज्जत चाहिए तो उसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने में वक्त लग सकता है, लेकिन अगर नीयत और मेहनत साफ हो तो मंजिल मिलती ही है। नासा से सीखकर आए कलाम और प्रोफेसर साराभाई जैसे नेताओं ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया। उम्मीद है ये वीडियो आपको प्रेरणा देगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।